अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे आज के काबिल एहतराम मेहमान जनाब तैमूर सलीम झगड़ा, साबिक़ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और उनके साथ जनाब अख्तियार वली खान साहब, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा, और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद। तो आजकल सबसे बड़ी स्पेकुलेशन जो हो रही है, या अगर कहना चाहिए सट्टेबाजी हो रही है या नहीं कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला क्या आएगा। तो क्या तवक्को कर रहे हैं झगड़ा साहब आप? सुप्रीम कोर्ट के जो अब 13 जजेज़ हैं, तो उनमें से जो मखसूस जजेज़ हैं वो किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, अगर पॉलिटिकल वाबस्तगी देखें तब भी तवक्को इंसाफ की है, और इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जो सीट्स जीता है उसको ये मिल जाए। अगर पॉलिटिकल वाबस्तगी को साइड पे भी रखें, पीटीआई से किसी का गिला हो या ना हो, तो सिस्टम के लिए भी ये बहुत बुरा होगा कि पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए जो है सेनेट के इलेक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए या 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती अलायंस को देने के लिए पीटीआई को ये सीट्स ना मिल जाएं। मेरे ख्याल में केस तो इतना ब्लैक एंड वाइट है, आई एम सॉरी टू से, कि इसमें बहुत से, अगर आप न्यूट्रल कमेंटेटर्स से भी पूछ लें, लोग ये हमें ज़रूर कहते हैं कि आपके वक्त में भी ये हुआ था, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे इंसाफ का तकाजा क्या है। इंसाफ का तकाजा यही है। एक मैं लास्ट बात ऑन अ लाइटर नोट ज़रूर कहूँगा, होना तो ऐसे चाहिए। वैसे ये इंसाफ का भी तकाजा है और तहरीक इंसाफ का भी तकाजा है, दोनों का है। ऑन अ लाइटर नोट ये ज़रूर है कि लगता थोड़ा सा ये है कि अमेरिका के इलेक्शन जैसे आप बहुत से स्टेट्स को इग्नोर करते हैं, और 2-3 स्टेट्स होते हैं जो स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं, जो मीडिया पे तज्जिया आता है या जो जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। तो हाँ, तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्विंग ओपिनियन होती है लोगों की, जिनसे ये फैसला बनेगा। उम्मीद है कि दिस विल फॉल ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि जैसे भुट्टो साहब का फैसला है 45 साल बाद, फिर तारीख को नहीं करेक्ट करनी चाहिए। जी अख्तियार वली साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब होगा ये मालिक गनीमत समेटने में? देखिए, मेरा इसके बारे में ओपिनियन बहुत सिंपल है कि जो फैसला हुआ है पेशावर हाई कोर्ट का, वो भी कोई मतलब किसी आम अदालत का फैसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो ये है कि पीटीआई वाज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द ग्राउंड। इनकी पार्टी आज़ादी, लोगों ने इलेक्शन आज़ाद लड़े, इन्होंने अप्लाई नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इलेक्शन बायलॉज हैं, रूल्स ये बताते हैं कि इफ़ डिडंट अप्लाइड देन इट डजंट एग्जिस्ट। अगर आपने उसको क्लेम नहीं किया, आपने अप्लाई नहीं किया, तो फिर ये आपका राइट नहीं बनता। कानूनी और तकनीकी मामलात हैं, हाँ, इसमें आइन की तशरीह भी इन्वॉल्व है, सियासी जमात की तारीफ भी होनी है कि पीटीआई ने बतौर इलेक्शन अपनी जगह सियासी जमात लड़ा। जिस तरह तैमूर साहब ने बात की ना, तो आज मेरे ख्याल में कोर्ट में फुल कोर्ट का एक इजलास हुआ, रस्मी इजलास हुआ, और उसमें गैर रस्मी इजलास, रस्मी या गैर रस्मी, तो उसमें आपस में सलाह मशवरे कर लिए गए हैं। जो भी फैसला होगा वो हमें भी कबूल होगा, इनको भी कबूल होगा, और होना चाहिए कि चीज़ें जो है वो ब्लैक एंड वाइट में आ जाएं। लेकिन मुझे अभी से खदशा ये है कि अगर हमारे हक में फैसला ना आए हम तो मान लेंगे, इनके हक में ना आया तो मुझे यकीन नहीं है कि ये तस्लीम करें। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं और हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अगर ये मखसूस नशिस्तें जो हैं अगर वो मिलती हैं कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में हुक्मरान इत्तेहाद को या पीटीआई को, तो उससे नंबर गेम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मुख्तसरन उन नाज़रीन के लिए मैं बताते चलूँ, उसके बाद फिर एजाज़ सैयद की तरफ हम जाते हैं कि मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में जो जनरल नशस्तें हैं 84 हैं, जिनके तनासब से उन्हें 24 मखसूस नशस्तें हासिल हो गई। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशस्तें नहीं मिलती और दूसरी जमातों में तकसीम होती हैं तो नून लीग को मज़ीद 14 नशस्तें हासिल होंगी, जिसके बाद नून लीग की कौमी असम्बली में नशस्तों की कुल तादाद 122 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में जनरल नशस्तें 54 हैं, जिनके तनासब से उन्हें 14 मखसूस नशस्तें हासिल हो चुकी हैं।
अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशस्तें नहीं मिलती और दूसरी जमातों में तकसीम होती हैं तो पीपल्स पार्टी को मज़ीद 5 नशस्तें हासिल हो जाएंगी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में नशस्तों की कुल तादाद 73 हो जाएगी। MQM और दीगर जमातों को एक एक नशस्त हासिल होगी। यूँ हुक्मरान इत्तेहाद को 230 नशस्तें मिल जाएंगी। अगर ये मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई जो इजाफी नशस्तें, तो 230 का जो मैजिक फिगर है, और इस मैजिक फिगर को मिलने के बाद जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी हुक्मरान इत्तेहाद को, और जिसके बाद वो आइन में तरमीम भी कर सकेगा ये इत्तेहाद। पाकिस्तान में कौमी असम्बली की 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशस्तें दरकार होती हैं। मगर दूसरी तरफ अगर कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 84 जनरल नशस्तें हैं, तो अगर मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती हैं तो 22 मखसूस नशस्तों को मिला के कौमी असम्बली में उनकी तादाद 106 हो जाएगी। और इसके अलावा 4 के करीब जो हैं तहरीक इंसाफ के अभी भी जो है कुछ अरकान हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली और उमर अयूब खान और 2 दीगर अरकान हैं। तो उनको अगर मिला के देखा जाए तो 110 कि ये एक मजबूत अपोजिशन भी बन जाएगी। सूबाई असम्बलियों का अगर देखें तो पंजाब असम्बली में भी 27 मुअत्तल मखसूस नशस्तें हैं मतनाज़ा। मुस्लिम लीग नून जो है उनकी 193 हैं, और अगर उनको ये नशस्तें मिलती हैं तो 216 हो जाएंगी। फिर पीपल्स पार्टी की तादाद बढ़ के 13 हैं, तो उनको ये नशस्तें मिलती हैं 15 हो जाएंगी। और मुस्लिम लीग काफ की 11 हैं, उनको अगर ये नशस्तें मिलती हैं तो 12 हो जाएंगी। और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की 5 नशस्तें, उनको 1 नशस्त अगर यूँ मिलती है तो 1 हो जाएगी। तो ये हुक्मरान इत्तेहाद की पोजीशन पंजाब असम्बली में भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। मगर खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तब्दीली तो आनी नहीं है, वहाँ पर तो पहले ही पीपल्स पार्टी है, मगर उनकी 100 नशस्तें हैं और उसके बाद 127 हो जाएंगी। और बलूचिस्तान में सूरत हाल शायद इतनी तब्दील नहीं होगी। तो एजाज से सब कोई प्लान बी है हुकूमत का या इस्टेब्लिशमेंट का, आप क्या समझते हैं? अगर हुकूमत ये केस हार जाती है तो फिर तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा शहबाज शरीफ हुकूमत का, और फिर आइन में अगर तरमीम भी नहीं हो पाएगी तो सियासी तौर पे क्या इसके असरात मुरतब होंगे शहबाज शरीफ की हुकूमत पे? मती भाई बहुत शुक्रिया। मती भाई पहली बात तो ये है कि अपेरेंटली जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी हद तक इस बात का एतमाद है कि ये जो फैसला है ये पीटीआई के हक़ में नहीं आएगा। पीटीआई के हक़ में ना आने का मतलब ये है कि ये फैसला हुकूमत के हक़ में है इन मैनी वेज़। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हुकूमत को वो सीटें मिल जाएंगी। असल बात ये है, जो कैच है वो ये है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि फैसला जो भी होगा पीटीआई को नशिस्तें ये नहीं मिलेंगी। अब अगला कानूनी नुक्ता ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएगी, बात तो एक ही है। मतलब यही है ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं मिलेंगी। असल बात यह है कि गवर्नमेंट इस वाले से काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी और हुकूमत के पास भी ये नशिस्तें जाने का कोई जिसे कहते हैं ना कोई वैलिड रीज़न वो मौजूद नहीं है, तो फिर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो किस विजडम को इस्तेमाल करेंगे और ये सीटें जाएंगी किस तरफ। तो ये मेरे ख्याल में एक मामला है और ये बात बिल्कुल मैं तो कन्विंस हूँ कि ये फैसला इत्तेफाक राय से नहीं आएगा। ये डिवीज़न होगी, बड़ी वाज़ेह डिवीज़न नज़र आएगी, लेकिन ये नशिस्तें जाएंगी किसके पास? मुझे लगता ये है कि ये शायद पीटीआई के पास तो ना जाएं, लेकिन ये हुकूमत के पास भी जाती हुई नज़र नहीं आ रही। तो लेट्स सी इसके ऊपर होता क्या है। आप प्लान बी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में प्लान बी मुझे नहीं पता कि वो प्लान बी क्या है, लेकिन हुकूमत कोई ना कोई चीज़ें आपको पता है तैयार करके रखती है और फिर हमें पता लगता है कि ये तो ये कर गए हैं और फिर हम देखते रह जाते हैं। ठीक है एजाज, कितना इम्पोर्टेंट है कि हुकूमत आइनी तरमीम करने की पोजीशन में हो, और आइनी तरमीम सिर्फ जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बात हो रही थी या इससे बड़ी कोई लेवल की आइनी तरमीम भी हो सकती थी? देखिए मती, इस बात में मैं आपको बताऊं कि ये जो हालिया एक तनाव की सी कैफियत है, ये खाली इन नशिस्तों का मामला नहीं है। आपको पता है कि अदलिया और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो दीगर मौज़ूआत के ऊपर भी आमने सामने है, और मुझे इस बात की बड़े
जिसे कहते हैं, मैं इस्लामाबाद में जब सेक्रेटेरिएट में घूमते हैं, ब्यूरोक्रेट्स से मिलते हैं या इस्टेब्लिशमेंट से करीब जो सियासतदान हैं उनसे मिलते हैं, तो मुझे इस बात की स्मेल फील होती थी कि शायद ये मावराए आइन कोई इकदाम ना करें। अभी उस पॉइंट के ऊपर ये बात पहुंची नहीं है कि मावराए आइन कोई इकदाम होगा, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये बात आगे जाके शायद ये उस तरफ भी ले जाएं और मावराए आइन भी कुछ चीज़ें हम आने वाले वक्तों में देखें। चलें जी, अख्तियार वली साहब, आपकी जो हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है, वो अभी तक तो बाख्तियार है ना, और मावरा आइन कोई चीज़ होने का इम्कान है? अगर मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिलती, आइनी तरमीम भी नहीं हो सकती, तो क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत बंद गली में नहीं चली जाएगी? उतनी बाइख्तियार है जितनी बहादुर शाह जफर की सल्तनत। मैं इतना बाइख्तियार हूँ जितने उनके नाम में भी बहादुर था। मैं इतना बाइख्तियार हूँ, बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा जितना मेरे तैमूर भाई अपनी हुकूमत में थे। और इनकी सारे जो इख्तियारात थे ना, वो नौशेरवान बरकी यूज करता था, वो एक्सरसाइज करता था। तो आप मानते हैं कि बस उतना ही है? मैं बताता हूँ। चलें, अच्छा, आप दोनों ने तस्लीम तो कर लिया। इस तरह है कि जिस तरह एजाज सैयद ने बात की ना कि अगर फैसला यूं हुआ तो क्या होगा, फैसला इस तरफ हुआ तो क्या होगा। पीटीआई को नशिस्तें मिल गई तो इट मैटर्स, ये मैटर करता है। और अगर हुकूमत को सीटें नहीं मिलती और पीटीआई को भी नहीं मिलती तो फिर हमें इतना मैटर नहीं करता। क्या ऐसा मुमकिन है कि खाली पड़ी रहे सीटें? तो यही तो बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो यही सोच के ये सीटें दीगर जमातों को दे दी थी कि हाउस का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये फैसला कोई पूरा करने के लिए, ये फैसला कोई सरकारी मुलाजम या 3-4 रिटायर्ड जजेस मिलके तो नहीं कर सकते ना कि पार्लियामेंट में सीटें भरनी है। नहीं, ये फैसला सियासी जमातें आपस में बैठ के क्यों नहीं कर सकती? आप जजों की बात कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन? ये इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन जो है वो तो आपके, उनके पास तो वो पावर्स हैं कि वो उसको एक्सरसाइज करते हुए आपको नोटिफाई कर देते हैं कि आप मेंबर बन गए हैं, और आपको डी नोटिफाई करके आप पे पाबंदी भी लगा देते हैं कि आप मेंबर होकर हाउस में नहीं जा सकते। वो तो ये भी तय कर सकते हैं कि आप सियासी जमात के उम्मीदवार हैं या आजाद उम्मीदवार है, वो तो बहुत ताकतवर है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ताकतवर और अपने पावर्स एक्सरसाइज करना कोई और चीज है। लेकिन क्या ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये तो इन्होंने ही लगाया था, इन्होंने ही नाम रिकमेंड किया था। बिल्कुल जैसे मुशर्रफ को आपने लगाया था। बिल्कुल हमने लगाया था। बाजवा साहब की तारीफें भी आप करते रहे हो, आप ही ने कहा जवाब सुन लिया ना। लेकिन मैं बंदा लगा देने से कुछ नहीं होता है ना। बेनज़ीर ने सदर फारूक लगारी को सदर बनाया था। मैं फिर उसको कंक्लूड करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने हाउस को एक एम्बिग्विटी तो आ गई थी कि अब पीटीआई ने इलेक्शन आज़ाद लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, पीटीआई जो है वो एलिजिबल नहीं है कि उनको सीटें दी जाएं, और इनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं थी। आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि खाली सीटें इलेक्शन कमीशन फुल करेगा, तो ये वो बताएगा कि किसको जानी है। तो ठीक है ना, उसको चैलेंज किया। तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला उस पे आया, तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट आइन तो नहीं लिख सकती ना, उसके कहने से क्या है कि उसको दे दो, इसको दे दो। अभी हो जाएगा फैसला मेरे ख्याल में। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासी जमातें, कभी कभी हुक्मरान इत्तेहाद में जितनी सियासी जमातें होती हैं वो आपस में बैठ के बड़े बड़े ओहदे बांट लेती हैं, वजारतें बांट लेती हैं, तो क्या ये ख़वातीन की नशस्तें खाली रखने की बजाय क्या हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठ के इनको तकसीम नहीं कर लेती? और बुनियादी मकसद यह है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी हो, बजाय इसके कि किस पार्टी की कितनी ख़वातीन होगी। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं उस इम्कान की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कौमी असम्बली या दीगर असम्बलियों में नशस्तें हैं ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की, वो खाली रहें, और सुप्रीम कोर्ट ये अगर कह देती है कि ये मामला पार्लियामेंट का है और सियासी जमातें आपस में तय करें,
कि इन मखसूस नशिस्तों को किस पार्टी ने कितनी तादाद के साथ पुर करना है। तैमूर झगड़ा साहब, ऐसा कोई इम्कान है? वैसे तो ओहदों की और वजारतों की बंदरबांट होती रहती है, तो क्या इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर बैठ के सियासतदान आपस में नहीं तय कर सकते कि चलें इतनी आप रख ले इतनी हम रख ले, कम से कम खवातीन की नुमाइंदगी तो हो जाएगी? ये मुमकिन नहीं है। नहीं, होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अगर ये हुआ तो हम पॉलिटिकल सिस्टम का मजाक बना लेंगे। सियासतदानों की वैसे ही बहुत कम क्रेडिबिलिटी नहीं, असल मकसद तो ये ना, आप वैसे भी आपस में बहुत से वायदे करते हैं, असल में आपस में ओहदे बांट लेते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज बांट लेते हैं आपस में कि अपोजिशन इतनी ले लेगी, फलां इतनी ले, तो मखसूस नशिस्तों के ऊपर कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सकता? इसकी इम्प्लीकेशंस फर्क है, और थोड़ा सा मैं इसको जो इसकी इम्प्लीकेशंस इसलिए फ़र्क है कि वो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस अदर देन कि उनके पास हल्का नहीं होता, वो गवर्नमेंट ए पार्टी की बनेगी या बी पार्टी की बनेगी ये डिसाइड करती है। ठीक है, एक और सिनारियो ले लें जहाँ पे दो पार्टीज की तकरीबन एक जितनी सीटें हों और आप मखसूस नशिस्तें प्रोपोर्शनली ना बंटवा दें, तो जो पार्टी अपोजिशन में होनी चाहिए वो फॉर्म 45-47 के बगैर भी हुकूमत में आ जाएगी, और जो पार्टी गवर्नमेंट में होनी चाहिए वो हुकूमत में आ जाएगी। मुझे 1-2 मिनट सिर्फ दे दें, मैं आपको जो है वो इसका टोटल खुलासा बता देता हूँ। देखें, पहली चीज़ तो ये इसलिए नहीं मुमकिन, आइन में जो एक्चुअली लिखा है वो लिखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तो ये मतलब कि जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उससे ज़्यादा उसको सीटें मिलनी ही नहीं चाहिए। आपकी तो पार्टी है ही नहीं फिर इलेक्शन। हाँ, तब उसके बाद वही क्लॉज जो है वो एक एनॉमली डिफाइन करता है, और इस पे बहुत बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में कि 3 दिन में जो भी पार्टी इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करें उनको फिर वो सीटें मिलेंगी। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ है, लेकिन ये दोनों चीजें आइन में है। अब अगर आप ये एंट्री 3 दिन वाली अलाउ करते हैं, किस कानून और किस आइन के तहत? आर्टिकल 5160 ब्लैक एंड व्हाइट उसमें एक दफा हो गया ना, बार बार कैसे लाओ? नहीं, उसमें ये नहीं लिखा, और यही क्रक्स है कि जो ये कहते हैं कि वो पार्टी जो है उसकी पार्लियामेंट में कोई प्रेजेंस होनी चाहिए, ये नहीं लिखा। कोई भी ये नहीं दिखा सकता। वो शेख अभी आप स्क्रीन पे ले तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन ये नहीं लिखा। और इसीलिए तो 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में ये फैसला भी हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये मसला पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट तय करे, हम ये नहीं कहेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, तो क्या सियासतदान आपस में बैठ के इस मसले का हल नहीं तलाश कर सकते? देखिए, स्पिरिट, क्या कोई आईनी तरमीम हो सकती है? आईनी तरमीम आप लोग तावन करें और इसमें वजाहत करें। आईनी तरमीम तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बुनियादी मसला है। गवर्नमेंट के वजूद पे इतना बड़ा सवालिया निशान है। नहीं तो आपको अगर 23 नशिस्तें मिल भी गई तो आप कौन सा गवर्नमेंट बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। तो मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि एक ऐसे गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी देना जिसपे इंडिपेंडेंट मीडिया कह रहे हैं कि 25 सीटें नहीं कह रहा हूं ना, आप गवर्नमेंट को 2/3 देने की बजाय कुछ आप रख लें, कुछ गवर्नमेंट को दे दें, 2/3 किसी के पास। मैं जाती तौर ये सियासी तौर पे मसला हल नहीं हो सकता। नहीं, हमें देखें आइन को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहिए। जो आप इसके ऊपर सियासी जमातों में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मेरे ख्याल में होने भी नहीं चाहिए। नहीं होने चाहिए। आइन देखें, आइन की एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट ये है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो उस बुनियाद पे होनी चाहिए जिसपे पार्टीज ने वोट जीता है। चलो एजाज सैयद, वैसे आप क्या कहेंगे? पार्लियामेंट में आपने भी देखा है बहुत सी अपोजिशन और हुकूमतों के दरमियान स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैनों के हवाले से जिस तरह तकसीम होती है, मुज़ाकरात होता है, गिव एंड टेक होता है, फिर सियासी जमातों के बीच में जो ओहदे बांटे जाते हैं, वजारतें बांटी जाती हैं, तो क्या इन मखसूस नशिस्तों 23 अगर नशिस्तें, तो क्या अपोजिशन और हुकूमत आपस में मिल बैठ के खवातीन की नुमाइंदगी के इंटरेस्ट में ये मामला तय नहीं कर सकती? मती भाई, मामला पता है क्या है? मामला ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को तो बुरा कहते हैं, जजेस जब हुकूमतों को घरों में भेजते हैं उनको भी बुरा कहते हैं, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि असल जिम्मेदार हमारे सियासतदान हैं जो आपस में नहीं बैठते, तो फिर इनके बारे में जो फैसले हैं वो या रावलपिंडी करता है या शायद दस्तूर पर बैठी हुई पर मौजूद जो है सुप्रीम कोर्ट की इमारत करती है। ये जवाज तो नहीं बन सकता। नहीं, जवाज तो नहीं है। चलें, जवाज तो मैं जवाज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये मैं तो आपको एक हकायक बता रहा हूँ और इसकी ये फैक्ट्स मौजूद हैं। हमें अच्छे लगे या बुरे लगे, हम उनसे इत्तेफाक करें या ना इत्तेफाक करें, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है ऐसे ही मामला से। लेकिन जब ये सियासतदान आपस में मिल बैठते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे जाती है और अदलिया भी पीछे जाती है, और उसकी एग्जाम्पल, बहुत बड़ी एग्जाम्पल चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है,
और हमारे बहुत सारे PTI के भाई जो हैं वो एतराज़ करते हैं जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये तो पावर एग्रीमेंट था दो जमातों के दरमियान, और वो भूल जाते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रेटिफिकेशन खुद इमरान खान साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में की हुई है लंदन में जाके। तो बात यह है कि ये सियासतदान जब तक आपस में नहीं बैठेंगे और लोग आएंगे, वही इनके पास। एक सवाल यह था कि क्या मखसूस नशिस्तों पे भी इन लोगों को आपस में बैठना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस को? देखिए क्यों नहीं बैठना चाहिए, इसमें क्या मज़ायका क्या है? एक इब्हाम ज़रूर पैदा हुआ है, उसमें शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी इस बात का इल्म नहीं था कि अल्टीमेटली PTI के सारे लोग उनके पास आएंगे, और ज़ाहिर उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो एक इब्हाम तो पैदा हो गया। क्या जो मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दी गई हैं वो जायज़ है? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जायज़ है। उनकी अगर रैशनल देखें रिप्रेजेंटेशन का, जो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है, तो उसकी लॉजिक तो मौजूद नहीं है। चले मेरे ख्याल में आपस में बैठना ज़रूर चाहिए, बहरहाल आपस में बैठना चाहिए। एक नहीं, अब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। अगर पार्लियामेंटेरियन आपस में नहीं बैठ रहे, मगर 13 जजेस ज़रूर आज आपस में बैठे हैं, गैर रस्मी इजलास में मुशावरत भी हुई है, और पार्लियामेंट के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, और जो कानून साजी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है, जिससे हमारे टॉप के खुफिया अदारे को ये अख्तियार मिल गया है कि वो किसी की भी निजी या सरकारी या गैर सरकारी या नीम सरकारी गुफ्तगू सुन सकते हैं, उसकी निगरानी कर सकते हैं और उसको खुफिया तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम सहाफ़ी में दो सियासी और एक सहाफ़ी, बल्कि दो सहाफ़ी मेरे समेत। अख्तियार वली साहब, ये जो कानून साजी की है आपकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने, और वज़ीर दिफा उसका भरपूर जो है दिफा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक वाहिद यही चीज़ है जिसका वो दिफा करते हैं। तो ये कैसा कानून साजी है? निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने का, निगरानी करने का, सुनने का ये जो अख्तियार दिया है काबीना ने कवायद में तरमीम करके, तो ये कैसा लग रहा है आपको? मैं बताता हूँ, इससे पहले जो बात हो रही थी मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। आपने पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तों पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के डायलॉग्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट इस वक्त कोई भी, खुदा न ख्वास्ता, कोई भी मसला आ जाए तो पॉलिटिकल डायलॉग्स के दरवाजे बंद हैं एक बहुत बड़े अरसे से। तो खान साहब ने कह दिया कि मुज़ाकरात होंगे हुकूमत से, वो हुकूमत से नहीं करना चाहते। अच्छा, नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया था कि मुज़ाकरात कमेटी भी बनाई। वो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी को इख्तियार देकर उनसे इख्तियार भी वापस ले लिया है। अशरफ साहब को कहा है कि आपके पास ये मैंडेट नहीं है, उनका रिवर्स गेयर लग, एक और यू टर्न हो गया। चले, मैं बगैर कोई तंज किए, कोई तनकीद किए, मैं एक बात बड़ा ऑनेस्टली, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये अपना कमेंट करूंगा कि पाकिस्तान में सियासी डायलॉग के दरवाजे एक लंबे अरसे से बंद हैं, और उसकी बंदिश की जिम्मेदार एक ही जमात है या एक ही लीडर है, इमरान खान। चले सर, अब जिम्मेदारी डालने की बजाय अब आगे की बात भाई अब छोड़े ना, मुझे अब आगे चले ना सर, ये बहुत दफा हो गया। मैं बताता हूँ, अगर दरवाजे खुल जाएं, अगर दरवाजे खुल जाएं और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स अगर एक मेज पर बैठ जाएं, तो ये मखसूस नशिस्तों का मामला 1 मिनट में हल हो सकता है। ये कोई मसला ही नहीं है। पूछ लेते हैं, दरवाजे बंद हैं। अच्छा, आप इनसे सवाल कर रहे हैं ना, अभी आपको बोलेंगे फार्म 45 और फार्म से नहीं बताएं, नहीं बता दें, बिल्कुल ठीक है, दरवाजे बंद हैं, चाबी इनके पास है, ताला खोल दें अडियाला जेल के दरवाजे का, खान साहब निकल जाएं, फिर उसके बाद देखते। दरवाजा तो बंद इन्होंने किया है खौफ के मारे। अच्छा, ये ताला इमरान खान साहब ने भी खोलना था ना एक ज़माने में, उनके पास भी चाबी थी, उन्होंने क्या किया? लेकिन हाँ, वे उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट भेज दिया ना नवाज शरीफ को, तो ये इनको भी भेज दे भाई, वो जाना नहीं चाहते ना, खान साहब की तबीयत और तरीके। चले, ये तो तय हो गया कि आप रेडी हैं, आप मशरूत रेडी हैं। अब ये बताएं अख्तियार वली साहब, मखसूस नशिस्तों के ऊपर मुज़ाकरात सियासी जमातों में होने चाहिए, आपस में बांट लें। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को, बल्कि PTI को ओपन डायलॉग जो है सर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट पार्टीज हैं उनके बीच तो ये बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जो आपने एक्चुअल इशू शुरू किया था, मैं उस पर 1-2 चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, जो आपकी बात को ख़त्म करते हुए,
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी मौजूद है, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इससे बाहर किसी चार्टर की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। और जो फोरम है डायलॉग का वो भी मौजूद है, वो है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आपने जो दूसरी बात की कि जिस टाइप के कवानीन ये पास कर रहे हैं, हम माजी में जाए बगैर अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया बनना चाहता है ना, तो फिर तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का हाल देख। वैसे माज़े के साथ इमरान खान साहब के दौर में तो नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट बन चुका था, इतना नहीं बना। 52 कवानीन जिस तरीके से थोड़े से इतनी ज्यादती ना करें, परफेक्ट कोई ये देखें, ये भी कह रहे हैं इतना नहीं था, पौने नॉर्थ कोरिया। अब आप ये देख नहीं, ये देखें हम बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल ये था वली साहब, ये जो खुफिया फ़ोन टेपिंग का अख्तियार आपने ISI को दिया है, तो ये क्या अचानक है? ठीक है, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है, तो आपको मालूम है कि इस अख्तियार से पहले ये चीज़ हो रही थी, तो आपने क्या कमाल किए हैं? जो विजन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किया गया है उसकी ज़रूरत है। कुछ इस्तेहकाम पाकिस्तान भी लॉन्च हुआ था, कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑब्जर्व करने के लिए ऑल्दो हमने कभी ऐसी चीज़ें, आपको कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आप घर बात कर रहे हो तो आपकी बातें कोई सुने? आपको मुझे हमेशा इस बात पे एतराज़ रहा है, लेकिन मेरी ज़ात और मेरा घर मेरी स्टेट और मेरे मुल्क से बड़ा नहीं है। सियासत नहीं, रियासत इस वक्त जो मामलात हैं और मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ सहूलतकार और फैसिलिटेटर्स मुल्क के अंदर जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उन चीज़ों को उसका कमा करने के लिए ज़रूरी है। झगड़ा साहब, आपके लीडर भी कहते थे बड़ा ज़रूरी है पीएम की फ़ोन भी टेप होनी चाहिए। एक सर्वेलेंस का तरीका होता है, जब वो लाइंस क्रॉस करने की कोशिश की, हमने पार्टी के अंदर उसको रेजिस्ट किया, लेकिन गलत बात जहाँ से भी हो, आई एम सॉरी, हम उस सोसाइटी में नहीं रहते जहाँ पे हम एक पुलिस स्टेट को एक्सेप्ट। झगड़ा साहब, ये तो इन्होंने बाकायदा काबीना ने बैठ के इजलास में कवायद अमेंड किए हैं, आपके लीडर ने तो बगैर इन कवायद के ही जुबानी खुली छुट्टी दी हुई थी। खान साहब ने इंटरव्यूज में कहते थे कि अच्छी बात है ऐसा ही अगर रिकॉर्ड करते हैं, अब आपको क्या हो गया? खान साहब ने कहा था, मैंने आज वो क्लिप सुना है, किसी ने डाला था कि अगर मेरे कॉल्स की सर्वेलेंस होती है तो वो ठीक है वो अच्छा, उन्होंने कहा था होती हैं, और अगर उस सर्वेलेंस का भी एक फ्रेमवर्क, एक तरीका नॉर्मली जो मेरे ख्याल में किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, क्या था तरीका, क्या फ्रेमवर्क, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में वो कोई सुनता नहीं है, वो कहीं जो है वो उसकी प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्टेड होगी। ये नहीं होता कि पहले इमरान खान की फ़ोन रिकॉर्डिंग्स निकली, फिर शहबाज शरीफ की निकली, किसी की बीवी की निकली, किसी की, देखें मती साहब, इसने सबको जो है वो अफेक्ट किया, इसने जर्नलिस्ट को अफेक्ट किया, इसने पॉलिटिशियंस को अफेक्ट किया। अगर आप उस मुल्क में रहना चाहते हैं, दोनों अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है इस हवाले से। आप कहते हैं कि नहीं, जो ये कह रहे हैं ठीक है, जो आपने कहा वो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि पीटीआई की एक सेकंड, पीटीआई की हुकूमत में हो, पीएमएलएन की हुकूमत में हो, मिलिट्री हुकूमत में हो, इस टाइप की सर्वेलेंस तैमूर झगड़ा जैसे पॉलिटिशियंस को मंजूर नहीं होगी। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? एजाज सैयद की तरफ जाते हैं। एजाज सैयद साहब, ये क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये जो काबीना के इजलास के बाद अख्तियार मिल गया, बल्कि नॉमिनेट किया गया, अख्तियार तो खैर हुकूमत का था ही, PTA के एक्ट में है, लेकिन एक फेयर ट्रायल एक्ट भी है जिसके तहत अदालत की इजाज़त से ये किया जा सकता है। तो ये जो अख्तियार दिया गया बज़ार ISI को, क्या वो अदालत की इजाज़त से अब भी मशरूत होगा या नहीं? देखिए, वो जो सेक्शन में तरमीम की गई है उसमें अदालत का तो जिक्र मौजूद नहीं है। नहीं, ये रूल्स में है, रूल्स में लॉ में तरमीम नहीं हुई। लॉ में तो अभी भी अदालत का कानून मौजूद है, अदालत की परमिशन। वो तो दूसरे कानून में है ना, वो फेयर ट्रायल एक्ट में। ये तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में है जी, इसमें भी सिर्फ नामजदगी का अख्तियार है, लेकिन इस बात को देखिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में TTP, ISKP, अलकायदा, इन तमाम लोगों के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या खून की होली खेली जा रही है, बलूचिस्तान में किस तरह टारगेट हो रहे हैं लोग। मगर लेकिन इस फैसले से पहले भी फोन टेपिंग तो जारी थी ना, तो इस फैसले से क्या तब्दीली? मैं मती अर्ज करता हूँ कि पहले तो कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेना हम बात कि क्या इस मुल्क में टेररिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा। आंसर हो रहा है। क्या जो हमारे खुफिया इदारे हैं
उनको जो टेररिस्ट हैं उनकी निगरानी करनी चाहिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, शहरियों की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल करनी चाहिए। सवाल किस पे पैदा होता है? सवाल ये टेररिज्म के ऊपर पैदा नहीं होता, सवाल उस वक्त पैदा होता है कि जब आप पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हैं और सियासतदानों की फ़ोन टेपिंग करते हैं, जजों की फ़ोन टेपिंग होती है, जर्नलिस्ट की फ़ोन टेपिंग होती है, और जब कोई जज या सियासतदान आपकी लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो आप उनकी पब्लिक मिलाइन करने के लिए उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको पब्लिक डोमेन में ले आते। तो अब ये चीजें अब ये चीजें बढ़ेंगी या कम होंगी? मैं मती ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आल्दो के 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो क्रेडिट है वो काबीना से ज़्यादा मेरे ख्याल में जस्टिस बाबर सत्तार को जाता है कि जिन्होंने फ़ोन जो ऑडियो लीक्स का जो केस है उसको सुना और इस हवाले से जो तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया और उसकी ऑर्डर की रोशनी में, उस समात की रोशनी में हुकूमत ने ये ऑर्डर किया है। मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत कोई तगड़ी हो तो ये हमारे जो खुफिया इदारे हैं वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होने का ये पहला कदम है। मैं पर्टिकुलरली ISI की बात कर रहा हूँ कि ये जो सैयद साहब ये जो काबीना ने फैसला किया है ये हुकूमत के तगड़े होने का सबूत है या हुकूमत के बेबस होने का सबूत है? नहीं, मेरी बात आप नहीं समझ रहे। बात ये है कि अभी ये जो ISI के अफसर को उन्होंने कह दिया है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंतज़ामी कंट्रोल में है PTA, उसके दायरा कार में आए, यानी कि पब्लिक हो गया ना। अब तो लीगल इन्होंने रंग दिया उसको। कल कला जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो IT की कमेटी है, क्या उसके पास इस बात का इख्तियार नहीं आ गया कि वो इन लोगों को बुलाए? बिल्कुल बुला सकती है, बुला सकती है ना, अदालत भी बुला सकती है ना। पहले जब कानून नहीं था तो मेरा और आपका एतराज था कि जी कानून नहीं है। आपको याद है अब देखिए, आपको याद है बेनज़ीर भुट्टो केस में इसी तरह एक ISI के ऑपरेटर की तरफ से एक गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी बैतुल्लाह मसूद की किसी और तालिबान के लीडर के साथ। तो वो ऑपरेटर जो है अदालत में पेश ही नहीं किया गया और प्रोसिक्यूशन ने वो गवाह ड्रॉप कर दिया था इसलिए कि कानून नहीं था एंड दैट वाज एन इलीगल रिकॉर्डिंग। तो अब आप समझते हैं कि ये अदालतों में पेश होके इनको सवालों के जिरा के जवाब देने होंगे? देखिए मती वो जो अदालती ट्रायल था उसमें ये डिफेंस का काम था कि वो उस पर जोर डालते और प्रेस करते। अगर आपको याद हो कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में जो प्रोसिक्यूशन की विटनेस थी, उस विटनेस की लिस्ट में ISI के उस एहलकार का नाम यानी कि उसका ओहदा भी मौजूद था कि वो विटनेस बॉक्स में आएगा। डिफेंस ने उसको प्रेस नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि बात चलें ठीक है। अभी भी ये देखना है कि अगर सिर्फ नामजद किया गया है इदारे को तो वो इदारा अभी भी फेयर ट्रायल एक्ट के तहत अदालत की इजाज़त से ही ये सब कुछ कर सकेगा जिसका अख्तियार मज़ाहिर उस इदारे को दिया गया। क्विकली मैं अगर आपसे पूछूं कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के बारे में फ़ैसला आता है तो नून लीग और PTI उस फैसले को मन्नो तस्लीम करेगी? PTI बिल्कुल करेंगे। आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमें तो अभी से हुकूमत के खिलाफ आए तो नजरसानी में जाना चाहिए या नहीं? वो तो फिर बात की बात है, लीगल टीम बैठेगी तो वो फिर डिसाइड करेगी। लेकिन मुझे पहले से जो खटका है मैंने बता दिया कि हम तो मानेंगे, हमारे खिलाफ आए हमारे हक में आए, लेकिन ये नहीं मानेंगे। नहीं, आप मानेंगे? पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और 45 साल बाद और आपको पता है कि ऐसा कोई फैसला आ रहा है जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं अगर ये फैसला आया तो हम उसी पॉइंट पे फंसे होंगे जहाँ पे आज जहाँ से शुरू हुए थे, यानी कि फॉर्म 47 में ही हम फंसे रहेंगे। नहीं करना साहबी प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।